तो नमस्कार। जैसा मेरा हमेशा कोई भी विषय पे बोलने से पहले इच्छा रहती है कि मैं प्रार्थना के द्वारा शुरू करूं, ताकि मैं अपने शब्दों का चयन और आपसे पढ़ाते टाइम मुझे जो भी ईश्वरीय शक्ति मिल सकती है वो आपको बेझिझक में आगे ज्ञान दे सकूं जो मुझे आता है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वर गुरुवर साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। आप सबको एक बार फिर नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। आज 7वां नवरात्रा, कल हो सकता है कि कुछ लोग अष्टमी को नवरात्रे अपनी पूजा करें, कुछ लोग नवमी को करें, तो उन सब के लिए आपको फिर एक विशेष रूप से माता रानी आप सब लोगों को अपना आशीर्वाद दें, आपके परिवार में सुख समृद्धि खुशहाली बने। आज का जो विषय है, जैसा मैंने आपको कहा, ये विषय है कि ग्रह कौन से अंश और भृगु बिंदु पर बेहतर परिणाम देते हैं। देखिए, डिग्री का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से पराशरा जी की जो फॉलो करने वाले एस्ट्रोलॉजी हैं या उनके बेस पे फॉलो करते हैं, वो हमेशा डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंस लेते हैं, क्योंकि डिग्री के बगैर जो नवांश है या कोई और भी डिविजनल चार्ट्स हैं वो डिग्री के ऊपर बगैर नहीं बन सकते, क्योंकि उनका जो स्थान चेंज होगा वो डिग्री के हिसाब से ही होगा। अगर मान लीजिए राशि चार्ट को आप कहें कि आपने पौधा लगाया है और वो पौधा बढ़ के बड़ा हो गया है, उस पौधे पे कौन कौन से फल लगने वाले हैं, ये सब आगे चल के डिविजनल चार्ट्स के द्वारा पता चलते हैं। डिविजनल चार्ट्स आप कह सकते हैं कि वो जैसे पेड़ पे अलग अलग ब्रांचेस हैं या अलग अलग टहनियां हैं, इसी तरह से एक पेड़ पे आप कह सकते हैं इतने प्रकार की टहनियां हैं, लेकिन वो पेड़ से जुड़ी हुई हैं और उन पेड़ और टहनियों को मिला के ही हम किसी भी कुंडली की व्याख्या करते हैं या कथन करते हैं। तो जैसा हमारे सामने वाले ने प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न के अनुसार हम उस पेड़ और उस डिविजनल चार्ट से संबंधित या टहनियों से संबंधित वो जो उसने क्वेश्चन पूछा है वो सबका विवरण करके हम वैदिक ज्योतिष के अंदर, या आप कह सकते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, हम अपना प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं जो जातक ने हमसे पूछा, या हम अपने चार्ट को भी देखते हैं तो उसी रूप से देखते हैं। लेकिन जब हम भृगु बिंदु की बात करते हैं, चाहे इसको भृगु बिंदु में लोगों ने अपना लिया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और क्योंकि ये एक भाव या एक राशि में संबंधित होता है, तो ये दोनों तरफ रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। भृगु नंदी नाड़ी में भी बेसिक रूप से, या जो कह लीजिए कोई भी जो हमारा राशि चार्ट के ऊपर हम कथन करते हैं, वहां पर कोई भी टाइप की एस्ट्रोलॉजी हो उसमें इसको लगा सकते हैं, इवन केपी में भी लगा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो केपी वाले इसको कैसे लगाएंगे, लेकिन मैंने इसको छूने की कोशिश की और आज मैं उसके बारे में भी कुछ थोड़ा सा देख के बताऊंगा कि भाई तो मैंने जो चार्ट्स कौन से भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं कस के ऊपर, तो वहां पर जो हम वैदिक ज्योतिष में कहते हैं दिग्बली, ये ग्रह इस भाव में होता है, तो वो वहां पर केपी के अंदर वो चेंज हो जाता है। इतना सा ही मैं करूंगा, और इन सब के चार्ट फिर उसके बाद मैं 4 या 5 प्रैक्टिकल चार्ट लूंगा, और फिर जो मैंने पहले से लिए हुए हैं, और उनमें से अगर वो सेलिब्रिटी के हो सकते हैं और वो एक आप में से किसी एक जातक के भी हैं, लेकिन उसके बाद वो सेशन ओपन हो जाएगा। अगर कोई एक या दो, कोई भी जिसका मैं देख सकता हूं, अगर वो टाइम ने समय दिया तो मैं उस पे लाइव चार्ट पे भी लगा के आपको बताऊंगा।
तो चलिए, आज की जो क्लास का है जो मेन मुद्दा है कि हमने डिग्री की बात की है, तो ये डिग्री पे आप लोगों को इसमें मुझे कोई विशेष रूप से तो बताना नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन सब की डिग्रियां मेंशन है, जहां पर वो उस डिग्री पे अच्छा रिजल्ट देते हैं। हमने यहाँ पर ये नहीं कहा कि मैं भृगुनंदी नाड़ी लगाने वाला हूँ, या मैंने ये नहीं कहा कि मैं वैदिक लगाने वाला हूँ या केपी लगाने वाला हूँ। ऐसा लिखा गया है कि ग्रह कहीं पर नीच का, कहीं पर उच्च का, कहीं पर मूल त्रिकोण राशि में है। उसके अलावा ये जो 7 ग्रह हैं, यहाँ पर इन 7 ग्रह की एक एक डिग्री लिखी हुई है कि उसके ऊपर उनका वो रिजल्ट देने के लिए अच्छा माना गया है। तो अगर आप देखेंगे, शुक्र, मंगल और शनि, ये जो है 20 डिग्री के बाद है, और बुध मिडल पॉइंट है, और उससे पहले जो 3 ग्रह बचे, सूर्य और गुरु और आप चंद्र कह सकते हैं, ये 10 डिग्री से पहले पहले वाले हैं। तो अगर आप ये देखना चाहें तो 3 ग्रह जो चंद्र और आपका गुरु और सूर्य, ये आप कह सकते हैं कि ये 10 डिग्री या 10 से 2 डिग्री इधर ऊपर नीचे भी करेंगे, जो भी इनके हैं, वहां तक ये आपको अच्छा रिजल्ट देते हुए चार्ट में मिल सकते हैं। और इसी प्रकार जो बाद वाले ग्रह हैं, वो आपको उसी डिग्री के हिसाब से, जैसे अगर शनि जो है 20 डिग्री के आसपास है, मंगल जो है वो 28 है, और मंगल और शुक्र जो दोनों ही 27 और 28 है। लेकिन वैदिक में तो ये भी कहा गया है कि मंगल जो है वो शुक्र के साथ अपनी अच्छी मित्रता नहीं निभाता है, तो वो उसको एनिमी की कैटेगरी में डाल सकता है। और अगर वो सूर्य को मंगल अपनी दोस्त की कैटेगरी में डालता है, तो ये सब चीजें हम यहाँ नहीं करेंगे। हमने तो सिर्फ अपनी एनर्जी के हिसाब से मैंने आपको लिखा है बताने के चक्कर में कि ये 7 ग्रह यही डिग्री पे अच्छा रिजल्ट देते हैं। 2 ग्रह जो यहाँ पर नहीं लिखे हैं, आप हमेशा राहु को बुध के समान मान के चलिए, तो बुध की डिग्री ले सकते हैं 15, और अगर केतु को आप गुरु की डिग्री माने तो केतु की डिग्री आप ले सकते हैं, गुरु की डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि केतु जो है वो गुरु का रास्ता चलता है, और जो बुध है जो वो हमेशा जो राहु है वो बुध का रास्ता चलता है, तो बुध की डिग्री पकड़ लीजिए, और केतु गुरु का रास्ता चलता है तो गुरु की डिग्री पकड़ लीजिए, और उनका अच्छा रिजल्ट देखना है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जैसा कई किताबों में भी लिखा है और लोग फॉलो भी करते हैं कि मंगल जो है ना, केतु जो है वो मंगल के समान रिजल्ट देता है, और जो राहु है वो शनि के बराबर रिजल्ट देता है। पर मैं इस चीज को कहता हूं, जब आपको किसी चार्ट में बीमारी देखनी हो या कठिनाई देखनी हो जीवन में, तभी लीजिए। अदरवाइज हमेशा आप राहु को बुध के रास्ते पे देखिए, और केतु को गुरु के रास्ते पे देखिए। तो अब मैं जब आगे इससे बढ़ता हूं, तो यहाँ पर मैंने कुछ ग्रहों के कारक तत्व लिखे। मैं पूरी लाइन पढ़ूं तो नहीं गा, लेकिन आपको इसके बारे में विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर कोई कारक तत्व जो हैं वो ना वो भृगुनंदी नाड़ी से ले रहा हूं और ना ही वैदिक से ले रहा हूं। एक जर्नल टर्म जो मानी गई है, सूर्य जो है अथॉरिटी का कारक है, या किसी पे अपना दबदबा बनाने का कारक है, या उसको कह लो अपनी इच्छा शक्ति है, या कर्ज के लिए तो हम मंगल को भी मानते हैं, लेकिन मंगल और जो सूर्य है एक प्रकार से ही रिजल्ट देते हैं। लेकिन ये जो कर्ज है ये डिसीजन टेकिंग की है। जो मंगल की कर्ज है वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन वाली है, यानी जो मंगल है वो आदेश सुन के फॉलो करता है, क्योंकि जब तक सूर्य उसको या राजा उसको आदेश नहीं देगा, मंगल वो डिसीजन नहीं लेगा। लेकिन गुड लीडरशिप स्किल भी जो है, यानी नेतृत्व की जब क्षमता है, या अच्छी जो हाई लेवल की सीईओ टाइप की या एग्जीक्यूटिव लेवल वाली जो लीडरशिप है, वो भी सूर्य से ही आती है। और सूर्य जो है आपका सबसे जो मेजर कारका है, वो आपके शरीर की ग्रोथ कैसी रहेगी, आप में कोई बीमारी तो नहीं आएगी। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हैं, सूर्य को अपनी सेहत या स्वास्थ्य के लिए भी आप अच्छा देख सकते हैं। ये सब अच्छी कंडीशनें आपकी तब डिपेंड करती हैं कि आपका सूर्य अच्छी डिग्निटी पे हो और किसी का मैलेफिक इफेक्ट बाकी ग्रहों का ना हो। अगर वही सब चीज अगर यहाँ सूर्य, अगर वहां पर कोई उसने गड़बड़ दे दी,
या वो उस पे कुछ मेलेफिक इफेक्ट पड़ गया तो ये रिजल्ट में सब में कमी पाई जाएगी। इसी प्रकार जो चंद्रमा है आपकी माता का या भगवान देवी जो पार्वती है उनका कारक हम मानते हैं, या आप कह सकते हैं जब आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है चार्ट में तो आप बहुत ही अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है तो आप फीकल माइंडेड रहेंगे, यानी आप कभी इस तरफ कभी उस तरफ, आपका डिसीजन वाला जो एक तरफ मजबूती से खड़े होने वाला नहीं रहेगा। यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि इन ग्रहों को अगर हम कहीं पे उच्च का लेते हैं तो दो राशि अगर वो अपनी उच्च से पहले उच्च की तरफ बढ़ रहा है, मान लीजिए अगर सूर्य जो है एक राशि में उच्च का है तो सूर्य आप समझ लीजिए कि वो 11-12 राशि से आ रहा है उच्च की तरफ। अगर वो उच्च से नीचे उतर भी रहा है तो 2 और 3 राशि तक। हाँ, बाकी वो अपनी मूल त्रिकोण राशि है या अपने मित्र राशि में है वैसा रिजल्ट कहना एक अलग बात है। लेकिन अगर सूर्य अगर मान लीजिए फिर नीच का रिजल्ट देना है तो सूर्य नीच का वो 5 में चाहे अपने मूल त्रिकोण में बैठा है, लेकिन अगर सूर्य 7 नंबर में नीच का हो रहा है तो 2 राशि पहले नीच की भी लेनी है और 2 राशि बाद की भी लेनी है, उन पे इफेक्ट उसकी नीचता का भी असर रहेगा ही रहेगा। हाँ, ये बात है कि मैं किसी, आप लोग सभी एस्ट्रोलॉजी में हैं और कुछ लोग आप में से या ज्यादातर लोग आप में से मुझसे पहले एस्ट्रोलॉजी की अपने लेवल पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप मेरी बात मानिए, लेकिन जब आप चार्ट को देखें तो देखिएगा कि सूर्य अगर 5 नंबर में भी बैठा है तो उस जातक ने भी कई बार नीच के डिसीजन जरूर लिए होंगे या नीचता से परिपूर्ण हो सकते हैं उसके डिसीजन। तो हाँ, दूसरा बात यह है कि चंद्रमा की पोजीशन जैसे ही हमारा जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का जो चलता रहता है उसकी पोजीशन के हिसाब से अगर वो नीच की तरफ है तो ज्यादा उसके स्वभाव में बदलाव होगा। मान लीजिए मैंने देखा है कि वे जिसका नीच की तरफ का चंद्रमा होता है वो शुक्ल पक्ष में तो ठीक रहता है, कृष्ण पक्ष में उसका थोड़ा सा, या आप कह लीजिए जिनका कृष्ण पक्ष का जन्म भी हो तो वो वहां, और कृष्ण पक्ष के जन्म में खासकर जो इफेक्ट पड़ता है वो जो षष्ठी से लेके, कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेके शुक्ल पक्ष की, आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं वो लूंगा तो वहां एक दिन पहले खत्म हो जाएगा, तो शुक्ल पक्ष की पंचमी तक उनके असर ज्यादा कृष्ण पक्ष वाले मिलते हैं। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा लेंगे तो उसी हिसाब से हम कृष्ण पक्ष का भी ले सकते हैं। तो चंद्र, इसी प्रकार जो मंगल है, मंगल आपके साहस का, पराक्रम का और आपकी जो अंदर जो क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, और जो मंगल है जैसा हम वैदिक में कहते भी हैं कि जैसे गुरु और बुध जो दिग्बली हैं वो बैठे हैं लगन के अंदर, अगर मान लीजिए इसी प्रकार से जो सूर्य और जो मंगल है वो दिग्बली हो जाते हैं दसम भाव में, इसी प्रकार चंद्रमा और शुक्र जो दिग्बली हो जाते हैं वो हो जाते हैं चतुर्थ भाव में, या शनि जो दिग्बली हो जाता है वो सप्तम भाव में। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। राहु केतु का नॉर्मली हम कहते हैं 6-12 में वो अच्छे माने गए हैं, या इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो इन सब ग्रहों का जब हम यहाँ पर ये स्टडी कर रहे हैं, मैं यहाँ पर कौन सा ग्रह कहाँ पर षड बल के अनुसार, क्योंकि 6 प्रकार के बल पाए गए हैं, 6 प्रकारों बल में मैं कुछ भी यहाँ इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ यहाँ बताना चाहता हूँ कि उनकी स्थान वहां रहेगा तो कुछ ना कुछ आपको वो अपना कारक तत्व से रिजल्ट देके जाएंगे। चाहे वो स्थान बल है, चाहे वो दिग बल है, चाहे काल बल है, चाहे चेष्टा बल है, चाहे नैसर्गिक बल है, चाहे दृग बल है, या आप कह लीजिए कई बार कोई ग्रह वर्गोत्तम भी बैठा हो। मेरा यहाँ पर उन सबको कंसिडर करने का कोई इरादा नहीं है, जब मैं आपको प्रैक्टिकल एक एक चार्ट के ऊपर बताऊंगा। बुध उसी प्रकार आपकी वाणी का, आपके ज्ञान का, आप कितनी चीजों को जल्दी सुनने के बाद वापिस रिपीट कर सकते हो, लॉजिक लगा के या रिट्राइव कर सकते हो, इन सब चीज के लिए बुध का कारक माना गया है। इसी प्रकार गुरु जो है वो नॉलेज का, ज्ञान का कारक है। शुक्र आपके जो भी जिंदगी में सुख सुविधाएं हैं उनका कारक है। शनि आपके कर्म करने का कारक है। राहु केतु को आप कह सकते हैं कि वो कैसे यूज करेंगे आपके ऊपर डिपेंड है, मैंने यहाँ दोनों इकट्ठे ही लिखे हुए हैं। अब नेता, साधु, या आप कह लीजिए बिजनेसमैन,
इन सब के लिए राहु की अच्छी स्थिति होना बहुत ही अच्छा कहा गया है, क्योंकि जब तक ये राहु इनके साथ अच्छा नहीं रिजल्ट बैठा होगा पोजीशन में, तो ये पैसे नहीं बना पाएंगे। और ये सारे के सारे टॉप बाबूज यानी आईएएस, आईएफएस, आईपीएस या जो बिजनेसमैन है या और उससे नीचे लेवल के ब्यूरोक्राट्स हैं या पॉलिटिशियन है, पैसा सब इन्हीं के पास आता है। इनकी कैटेगरी के अलावा अगर आज के क्षेत्र में कहें ज्योतिषी भी जो अगर पैसा कमा रहे होंगे तो आप उनका राहु का पोजीशन जरूर देखिएगा, क्योंकि बगैर राहु का जो एक्सपेंशन देना है, गुरु ने जो 10 साल में देना है, राहु ने वो 3 साल में देना है। इतना मान के चलिए कि अगर मैंने ऊपर गुरु बोला है आपका, वो उसने 10 साल में देना है, वो राहु ने 3 साल में देना है। इसी प्रकार केतु आपका डिटैचमेंट मोक्ष का कारक है। ये सब चीजें आपको अभी तक आती भी रही होंगी, रिपीटेशन ही आपको लगी होंगी। लेकिन अब इसके साथ जो मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, ये जितने ग्रह मैंने अभी आपको बोले, यहाँ पर ये केपी के हिसाब से ही मैंने यहाँ पर कुछ केपी के नोट्स में पढ़ा मैंने, और वो जब मैं अपना करता रहता हूँ तो यहाँ पढ़ा कि केपी ये कहती है कस्प के हिसाब से, जैसे वैदिक में यहाँ गुरु और बुध अच्छा माना गया है, तो यहाँ पर इन्होंने गुरु और शुक्र को ले लिया। अब यहाँ पर जो माना गया है सूर्य और मंगल को अच्छा माना गया है, इन्होंने या शनि और सूर्य को ऊपर पहुंचा दिया और शनि को यहाँ से सप्तम से यहाँ पहुंचा दिया। तो मंगल यहाँ पर और बुध यहाँ पर, राहु केतु और बुध इनको ने इस तरह से लिखा। हम ये सिर्फ आपको बताने के लिए कह रहा हूँ कि अलग अलग लोग जो अपनी प्रेडिक्शन देते हैं या सिखाते हैं, सबका अलग अलग कथन है। और मैं तो इन सब चीजों को जब भृगुनंदी नाड़ी से पढ़ाता हूँ, मैं तो भृगुनंदी नाड़ी से पढ़ाते टाइम ये कहता ही नहीं कि आपका ग्रह कहाँ बैठा है। मैं तो कहता हूँ कि अगर वो किसी ऐसी राशि में भी बैठा है जब आपको रिजल्ट आपके अनुसार नहीं मिल रहा है, तो मैं ये कहता हूं आप अपना एनर्जी, अपनी ऊर्जा जो चाहिए उसके अनुसार ढाल लो, तो आपको कुछ ना कुछ उस चीजों से मिल जाएगा। तो भृगुनंदी नाड़ी का टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है, वैदिक का डिफरेंट है, और यहाँ पर जो केपी है वो नक्षत्र बेस्ड है। तो अब जो यहाँ पर 3 पॉइंट मैं आपको कहने जा रहा हूं, इन 3 पॉइंटों में से आपने देखना है कि किसी चार्ट में वो तीनों लगते होंगे, किसी चार्ट में वो 2 लगते होंगे, किसी में एक ही मिलती होगी। तो उन चीजों को अब हमने करा। सबसे पहली बात जो मैं आज आपको कहने जा रहा हूं वो ये है कि आपका जो भी कुंडली में लगन हुआ है उदित, कोई भी आपका कुंडली में, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में हम लगन की बात ही नहीं करते, असेंडेंट की बात ही नहीं करते। अगर कोई भी शुभ ग्रह उस लगन की डिग्री के अंदर है, अगर कोई भी शुभ ग्रह उस लगन की डिग्री के अंदर है, तो वो भी खासकर ये 20 अंश तक बोला गया है, लेकिन मैं इतना नहीं मानता, लेकिन मैं सिंपली कह रहा हूं कि उसके अंदर, अगर वो बाहर है उससे डिग्री से तो मुश्किल है, लेकिन उसके अंदर है तो आपकी संभावना अच्छे रिजल्ट की बन जाती है। दूसरे 2 पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। वृश्चिक लगन सभी लगनों में से मजबूत लगन माना गया है कि ये बहुत अलग टाइप से आपको रिजल्ट दे सकता है, और जितने भी नीच भंग है उनमें से सूर्य का नीच भंग सबसे शक्तिशाली माना गया है, जो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और ये पहला ही पॉइंट है इसके, लेकिन मैं उस पहले पॉइंट की विशेषताएं बता रहा हूं कि उसके अंदर अगर इनमें से कोई भी लगता हो। और अगर शनि जो है तुला राशि में उच्च का माना गया है, तो अगर मान लीजिए एक राशि में हम 9 नवांश मानते हैं, तो अगर उसमें 8वें नवांश में अगर पर्टिकुलरली में बैठा हुआ है शनि, तो वो वहां पर अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो 9 उसकी डिग्री जो यहाँ पर मानी गई है इस तरीके से 24 डिग्री के आसपास। अब आते हैं जो मेन खेल है, जो मैं आपको अगली कुछ स्लाइड्स में बताने वाला हूं। जो भृगु बिंदु है वो आपको जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर के अंदर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कैलकुलेटेड मिलता है। मैं कुछ चार्ट्स में दिखा भी दूंगा। भृगु बिंदु का जो वर्ड है, जैसे वहां पर आपके हर ग्रह की डिग्री लिखी है, वहां पे अलग से लिखा आता है, और वो चार्ट में लिखा भी आता है बीबी के नाम से। किसी भी हाउस में बीबी वो लिखा हो सकता है। तो जो पहली चीजें जो बताई हैं वो चीजें आपने आज की क्लास में भृगु बिंदु के साथ लगानी, और हमने रिजल्ट देखना है।
अब ये भृगु बिंदु क्या है, अगर इसको देसी भाषा में कहें तो आप ये कह सकते हैं आपकी जो फाइनल डेस्टिनी है, जो आपको जिंदगी में चीजें हासिल करनी है, उनको इंडिकेट करता है। जिसके लिए आपका जन्म हुआ है वो भृगु बिंदु आपको बताता है। और भृगु बिंदु निकालने के तरीके बहुत सारे हैं। अगर आप जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर में भी अगर निकाल के अगर प्रैक्टिकली उसको थ्योरेटिकल अपनी कैलकुलेशन से निकालोगे तो आपको 3-4 अलग मेथड मिलेंगे। हाँ, वो वहां पर आपको कोई मेथड की जरूरत नहीं है, उन्होंने भृगु बिंदु करेक्टली वहां डिस्प्ले किया हुआ है। लेकिन अगर देसी एक नॉर्मल बात करें तो जहां पर आपकी कुंडली में राहु और चंद्र बैठे हुए हैं, उनकी एक्सेस का जो मिडल पॉइंट है वो आप कह सकते हैं भृगु बिंदु है। अब लेकिन कई बार आपकी कुंडली में जो राहु होगा वो चंद्रमा से आगे होगा, कई बार जो चंद्र होगा वो राहु से आगे होगा, कई बार ये दोनों इकट्ठे बैठे होंगे। तो इनके कैलकुलेशन दोनों के बिल्कुल 3-4 मेथड है भृगु बिंदु निकालने के लिए। तो उसको हमें नहीं भी निकालना हो तो आप आज वहां से देखेंगे, लेकिन मैं 2-3 का बताऊंगा, क्योंकि आज जो चार्ट में यूज कर रहा हूं वो भृगु बिंदु वाले नहीं कर रहा हूं, यानी जगन्नाथ होरा के नहीं कर रहा हूं। मैं यूज कर रहा हूं इसी करके, क्योंकि अगर मैं वहां दिखाता तो सीधा दिख जाता, लेकिन आप जब उसको करस्पॉन्डिंग लगाएंगे आपको भृगु बिंदु वहीं दिखाई देगा। मैंने खुद इन चार्ट्स के साथ कैलकुलेट करके अपनी कॉपी में लिखे हुए हैं, आज जब मैं आपको कराने लगा हूं। अब दूसरी बात जो यहां पर है, पहली बात मैंने बोली लगन की कितनी डिग्री हुई है, और लगन की डिग्री के अंदर ग्रह बैठे हुए हैं, वो शुभ ग्रह की बात की है, पापी ग्रह की नहीं। तो आपके जितने लगन डिग्री के उदित के अंदर शुभ ग्रह बैठे होंगे, आपको रिजल्ट में उतनी आसानी मिल जाएगी। दूसरा मैंने बोला है यहां पर, अगर भृगु बिंदु का दूसरा जो पॉइंट है, भृगु बिंदु का आपका जिस भी भाव में बैठा हुआ है, भृगु बिंदु जिस भी भाव में बैठा हुआ है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आपकी लाइफ का वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी दूसरे पॉइंट को जब हम जोड़ेंगे, इसी दूसरे पॉइंट को जब हम जोड़ेंगे तो भृगु बिंदु जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी के साथ उसका क्या संबंध है। मान लीजिए किसी का भृगु बिंदु, अगर मैं कहूं नरेंद्र मोदी जी का भृगु बिंदु नवम भाव में बैठा है 4 नंबर राशि में। अब 4 नंबर राशि का स्वामी बनता है चंद्रमा। अगर वो चंद्रमा अब कहां बैठा है, चंद्रमा उनके लगन में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो उसका ट्राइन भी बनता है, और वो उसका अपनी जहां पर वो चंद्रमा बैठा हुआ है, यानी अपने से संबंधित या अपने लेवल की जो डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी या कुछ भी है वो अपने आप ही ज्यादा लेने वाला है, क्योंकि सेल्फ है वो। लेकिन वो सेल्फ में जब लेगा तो 4 नंबर राशि केयरिंग वाली है, दूसरों को पहले ध्यान में रख के कि उनको क्या रिजल्ट देगा। तो वो जो भी डिसीजन लेगा एक गुरु की तरह लेगा, क्योंकि नवम भाव किसका है, गुरु का, टीचर का, धर्म का। और अगर उसका स्वामी जाकर बैठ गया लगन में तो वो जो निर्णय लेगा अपने आप को इन सब चीजों से संबंध करके ही लेगा, ये कहने का मतलब है। तो इसी प्रकार ये सब आपको जो चीज लिखी है ये वही भाव के कारक तत्व की आप कह सकते हैं, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं लिखी। पहले में जो लिखा है पर्सनैलिटी हेल्थ फेम है, दूसरे में परिवार और परिवार का धन, तीसरे में भाई बहन लिखना और यात्राएं, चौथे में जमीन जायदाद माता, पांचवें में बच्चे और आपकी क्रिएटिविटी और आपकी पढ़ाई, छठे में आप लोगों को क्या सर्विस दोगे। छठा भाव आपका हमेशा आपकी कुंडली में आप लोगों को क्या सेवा दोगे इसके लिए है। और आपके दुश्मन किस प्रकार के हो सकते हैं उस वो भी देख सकते हैं। लेकिन ये दुश्मन जो होंगे वो आपके ओपन एनिमी है, अगर आपके क्लोज्ड एनिमी है या हिडन एनिमी है वो 12वें भाव से देखते हैं। 7वां भाव आपकी कोई भी पार्टनरशिप का है, चाहे आपकी पार्टनरशिप पत्नी के साथ है चाहे बिजनेस के साथ, बिजनेसमैन के साथ है, बिजनेस की। 8वां आपकी ससुराल पक्ष से और आपकी अचानक मिलने वाली धन संपत्ति। 9वां जो रिलीजियस प्लेस है, हायर लर्निंग है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है। अगर मैंने जैसे कहा अभी एग्जाम्पल के रूप में
कि जब से उसका भृगु बिंदु पॉइंट एक्टिवेट हुआ है नरेंद्र मोदी जी का, देखिए कितनी यात्रा करता है, अनस्टॉप यात्रा करता है, और वो उस यात्रा के दौरान हायर लर्निंग भी करता रहता है। तो ये आप ये चीजें इस तरह से पकड़नी जरूरी है। आप बहुत सारी प्रिडिक्शन, क्या आप 90% आपकी ठीक प्रिडिक्शन इन्हीं पॉइंट से दे सकते हैं अगर उस जातक से संबंधित है तो। 10वां भाव आपके प्रोफेशन का, नेम फेम का है। 11वां भाव आपके बड़े भाई बहन या आपकी डिजायर फुलफिलमेंट का। आज का जब मैं चार्ट लूंगा तो आप देखेंगे सैम मैनिकशॉ जो इंडिया के पहले चीफ आर्मी स्टाफ थे, वो उनका जो भृगु बिंदु है वो 9वें भाव में है, लेकिन वो जाके बैठा है, उसका स्वामी जो जाके बैठ गया है वो 11वें भाव में बैठ गया है। इसी प्रकार अगर आपका किसी का भृगु बिंदु 12वें भाव में है तो उसको फॉरेन ट्रेवल करना चाहिए, विदेश यात्राएं करनी चाहिए, या एकांत में जाके उसको कुछ समय बिताना चाहिए, या उसको मोक्ष की प्राप्ति में जरूर अपना इस जीवन में काम करना चाहिए। ये ग्रह क्योंकि प्रोग्रेशन के ग्रह की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि ये तीसरा पॉइंट जो आज की है, पहला मैंने बताया लगन की डिग्री, दूसरा मैंने बताया भृगु बिंदु, और तीसरा उस भृगु बिंदु के ऊपर से जब जो ग्रह गोचर कर रहे हैं, उन ग्रह का जो गोचर कर रहे हैं तो वो क्या संबंध बना रहे हैं भृगु बिंदु से, ये भृगु बिंदु के ऊपर गोचर करने वाले ग्रह क्या रिजल्ट देंगे ये लिखा है। तो ये आज का तीसरा पॉइंट है। अगर आपके भृगु बिंदु के ऊपर से बृहस्पति गोचर कर रहा है तो आपको अपना रोजगार प्राप्त करने में, परिवार में किसी बच्चे का जन्म, या आपके वर्किंग प्लेस पे आपको कुछ लाभ हो जाए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका भृगु बिंदु कहाँ रखा है, लेकिन जब भी भृगु बिंदु के ऊपर से गुरु जाएगा तो आपको अच्छी चीज देके जाएगा, कहने का मतलब ये है। इसी प्रकार बुध और शुक्र ये तेजी से गुजर जाएंगे तो ये अचानक ही आपको देके जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति जब आपके भृगु बिंदु से गुजरेगा तो पूरे 1 साल वहां रहेगा, बट बुध और शुक्र तो 1 महीने के करीब ही रहेंगे। इसी प्रकार ये लेकिन शुभ ग्रह है, बुध और शुक्र आपके शुभ ग्रह हैं। वहीं पर सूर्य और मंगल भी तकरीबन 1 महीने का, या मंगल तो 45 दिन आप मान सकते हैं अगर वक्री नहीं है, तो वो वहां पर जब ये अशुभ ग्रह जाएंगे भृगु बिंदु से तो ये आपको नुकसान देके जा सकते हैं। इसी प्रकार शनि जब आपके भृगु बिंदु के ऊपर जाएगा तो वो भी आपको अशुभ रिजल्ट दे सकता है, वो चाहे बीमारी के रूप में दे, चाहे कोई दुख समाचार के रूप में दे, या आपको कोई कष्ट दे। इसी प्रकार अगर राहु और केतु आपके भृगु बिंदु के ऊपर से जा रहे हैं तो वो आपके लाइफ में जो भी कुछ करेंगे वो अचानक करेंगे, जो भी कुछ करेंगे वो अचानक करेंगे, वो चाहे अच्छा काम करे चाहे बुरा करे। अब अच्छा और बुरा काम कहाँ होगा, किससे रिजल्ट आएगा, ये आपकी उन दिनों में ऊर्जा कैसी चल रही है, आप कितने लाइफ में उन दिनों में अपनी पॉजिटिव हैं और कितने उन दिनों में नेगेटिव हैं, ये इस चीज पे बहुत निर्भर करेगा। अब मैं आपको एक एक चार्ट लेके ये 3 चीजें बताने की कोशिश करूंगा, और आप देख सकते हैं बाद में कि इनका क्या रिजल्ट रहा होगा। और लास्ट में जब क्लास खत्म होगी या जब मैं पढ़ा दूंगा आपके सेशन ओपन करने से, तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो रेमेडी के रूप में अगर कुछ चीजें लिख के दूंगा या जो आपको स्लाइड में बताऊंगा पढ़ाते टाइम, वो सिर्फ उनके लिए बताऊंगा जो वो ग्रह आपको गलत रिजल्ट दे रहे होंगे। जब तक वो अच्छा दे रहे होंगे मुझे कोई ऐसा बताने की या उनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए ये जिनका चार्ट है, यहाँ पर केतु जो है वो 21.52 में है और लगन की डिग्री भी जो है 21 डिग्री के आसपास है। तो अब 21 डिग्री के अंदर जितने भी शुभ ग्रह आएंगे, हमने तो वहां पे 20 डिग्री के अंश में बोला था, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो सूर्य खुद 20 का है। आप कहेंगे कि सूर्य जो है वो अष्टम भाव में अच्छा रिजल्ट नहीं देता, लेकिन क्योंकि इनका सूर्य जो है वो लगन की डिग्री के बहुत नजदीक वाला है, तो इनके जीवन में जो भी कंपटीशन या जो भी कोई सडन, जैसे अगर ये आर्मी के हैं तो वार होगी तो सडन होगी, लेकिन उस वार से भी ये
विजयी होके निकलेंगे या कैसे होके निकलेंगे वो हम देखेंगे इनके भृगु बिंदु पॉइंट के ऊपर। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब था कि शुभ ग्रह में अगर हम देख लें तो गुरु, शुक्र और बुध 1 2 3, और अगर चंद्र भी अगर आप उसमें डाल देंगे तो वो भी 15 आसपास है। तो इनके ग्रह देखिए कि भगवान ने अगर जितना इनको मान सम्मान इनको मिला है, इंडिया में आर्मी ऑफिसर को आज तक किसी को इतना नहीं मिला और शायद ही आगे चल के किसी को मिलेगा। अब ये इनको मिला ही क्यों है, हम इनकी बात करते हैं। इनके चार्ट में अगर आप पहले देख लीजिए चंद्रमा कितनी डिग्री का है और राहु कितनी डिग्री का है। देख लिया जी? हेलो, कोई भी एक बोल दीजिए आपने देख लिया। चंद्रमा जो है 8 डिग्री का है और राहु 5 डिग्री का है। लेकिन यहां पर देखेंगे तो राहु क्या है, मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं उसमें करते हुए कैसे करेंगे। राहु जो है मंगल से आगे चला गया है। तो यहां पर जब भृगु बिंदु पॉइंट अगर आपको कभी भी कैलकुलेट करना हो वो 1 नंबर राशि से शुरू करना है। 1 नंबर की राशि 30 डिग्री है। 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 240, 270, 300, 330 डिग्री पहले ही चल के आ गया राहु। तो राहु की डिग्री जो हम मानेंगे यहाँ 330 डिग्री में प्लस 5 डिग्री डाल लेंगे तो राहु की डिग्री जो आप है कितनी लेंगे यहाँ पर 330 चल के आ गया ना। तो आप 330, 335 जो भी लेना है तो ले लीजिएगा, ठीक है। और अंदाजा मैं बता रहा हूं कि हमें तो भाव करना है। और चंद्रमा यहां पर कितना चल के आ गया 210। चंद्रमा 310 यहां तक चल के आ गया है तो 8 यहां हो गए तो 318 के करीब हो गया, ठीक है जी। 218 थे। हाँ 218 सॉरी, 210 प्लस 8 218। तो इनका अगर आप कोई भी जोड़ निकाल लेंगे आपको यहां पर ये बहुत मुश्किल होगा इसको निकालने के लिए। अगर हम इनका कोई भी अगर वो निकाल लें कि 1 नंबर से करें फार्मूले से नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जे होरा के अंदर मैं आपको स्टॉप करके दिखा भी देता हूं, फिर हम इसकी आगे बात करेंगे कि कैसे हम उसको निकाल सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ही ना पड़े। इसका दिख गया सर आप लोगों को चार्ट? यस, ठीक है। अब आप देखिए जो यहाँ पर इसमें जे ओरा में ये जो इस साइड प्लैनेट्स की डिग्री डिटेल आती है किस नक्षत्र में बैठा है, इसी में इंदु लगन के नीचे भृगु बिंदु पॉइंट आता है सर। भृगु बिंदु पॉइंट आने पे यहां पर ये ऑटोमेटिकली लिखा है 24 डिग्री एरीज में। और इनका देखिए 24 डिग्री एरीज में ही भृगु बिंदु है क्योंकि एरीज कितने का है टोटल 30 डिग्री का। तो यहां पर ये 24 डिग्री में मार्क करके रखना। अगर आप ना कैलकुलेट करना चाहें तो सिंपल अभी ये मान सकते हैं कि हमें सिर्फ 24 डिग्री पे ये चीज हमें देनी चाहिए। अब हमने देखिए पहला पॉइंट हमने देख लिया इसका मजबूती के साथ कि इसकी लगन की जो डिग्री है और जो शुभ ग्रहों की डिग्री है उसी के अंदर है और वो अच्छा रिजल्ट इसको देंगे जीवन में। दूसरा पॉइंट जो हमने बात की थी हमने वो की थी कि इसका भृगु बिंदु जो पॉइंट है वो किस भाव में और
किस राशि में बैठा है, नवम भाव में बैठा है। नवम भाव वैसे ही अच्छा है सर, लक का और सारा कुछ, कोई डाउट तो नहीं है। नवम भाव के लिए भाग्य भाव है, भाग्य स्थान है। यस, ठीक है, और अब भाग्य स्थान का स्वामी कहां जाके बैठ गया? वो बैठ गया एकादश भाव में। 11वें भाव में। ठीक है जी, एकादश भाव में जब भी नवम और एकादश भाव का संबंध होता है वैसे ही वो अच्छा माना गया। अगर 9, 10, 11 में किसी के प्लेनेट बैठा हो तो बंदा लाइम लाइट में नाम प्रसिद्धि सब कुछ पाता है। इनके देखिए 8, 9, 10, 11 सब में प्लेनेट बैठे। ठीक है, और एक रूल, क्योंकि आप लोग जुड़े हैं, मैं आपको धन के लिए बता देता हूं जिंदगी में। वैसे मैं भृगुनंदी नाड़ी में तो जो पढ़े हैं उनको सबको बताया है, सौरभ जी और राजीव जी नहीं है। जब भी कभी भी कुंडली में आप चंद्र और मंगल की युति देखें तो समझ लीजिए कि उसके जातक के पास धन आने के कई माध्यम होंगे। चंद्र और मंगल की युति हो तो धन आने के कई माध्यम होंगे, ये पहली कंडीशन। अब देखिए भगवान की दया से इनकी कुंडली में या आजकल जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ होंगे, जैसे सुंदर पिचाई का आप चार्ट ले लीजिए, उसके चार्ट में ये मिलेगा। केएफसी के जिसने स्टार्ट की थी उस पे मिलेगा ये काउंटर। वो भी देखिए, मैं क्यों ऐसा कहता हूं चंद्र और मंगल, आप कोई बाकी माने ना माने, क्योंकि मेरी अपनी जो 2-2.5 साल की अपनी प्रोग्रेस है उसमें से मैं बिंदास बोलता हूं। मंगल और चंद्र आपको कई प्रकार का पैसे देंगे। आप समझिए बिजनेसमैन के लिए कैश काउंटर पे आना बहुत जरूरी है। मानते हैं राजीव जी कि बिजनेसमैन के काउंटर पे पैसा आना जरूरी है। और आप ये देखिएगा जो ये वास्तु वाले करते हैं वो कैश काउंटर पे मंगल और चंद्र बिठा के आते हैं। आपको, मैं अभी वास्तु का मुझे एबीसीडी नहीं आता, मेरा चार्ट खुद का ऐसे है कि ऑटोमेटिकली मैं आपको वास्तु बता सकता हूं। अगर गल्ले पे पैसा आना है तो चंद्र और मंगल वास्तु वाले किसी पे भी जाके देखेंगे, ऑब्जर्व करना, किसी भी बड़े शोरूम पे चंद्र और मंगल बिठा के आएंगे। ठीक है, अगर वो चंद्र और मंगल बिठा के आएंगे, चलो हमने तो इसको इनडायरेक्टली वे में कहा कि भी धन आएगा, वो इसलिए चंद्र में क्या है, लिक्विड कैश है सर। गुरु जो है आपका बैंक है, शुक्र आपका ओवरऑल पैसा है, और चंद्र आपका नगद है। ठीक है, और मंगल आपका पराक्रम है। जो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं इनके वर्किंग आवर कितने होते हैं? कम से कम 12 से 14। मेहनत का काम है दुकानदारी करना, बिजनेस करना। ऐसा नहीं है कि 8 घंटे या 10 घंटे ड्यूटी की, उनकी ड्यूटी कम से कम 12 घंटे की होती है। जैसे सोसाइटी में सिक्योरिटी मैन होता है, वो 12 घंटे करीब एक ड्यूटी करता है। लेकिन अगर ये पहला योग मैंने बता दिया धन का यहाँ, क्योंकि जब इधर बैठ गया तो इस जातक को पैसा, नेम, फेम, और 11वां भाव क्या है कि वो दोस्तों के बीच में या सोशल सर्कल में नाम बहुत होता है। जब भी 11वें भाव में होगा कोई भी अच्छा प्लैनेट तो वो उस बंदे को सोशल सर्कल अच्छा देगा। और वैसे भी हमारा तो एग्जाम्पल है अपनी ज्योतिष के अंदर कि रावण ने सारे ग्रह को बंदी बना के 11वें भाव में बिठाने की कोशिश की थी। मेघनाथ की कुंडली में सारे के सारे ग्रह जब पैदा होने वाला था मेघनाथ, तो उन्होंने सारे के सारे ग्रहों को बंदी बिठा के 11वें भाव में टाइमिंग के हिसाब से बनाने की कोशिश की थी। लेकिन फिर भी शनि की टांग 12वें में रह गई थी, इसलिए उन्होंने काट दिया था, ऐसा स्टोरी भी लिखा गया। तो 11वें भाव में कहने का मतलब है कोई भी ग्रह हो तो अच्छा रिजल्ट देता है। और अगर सारे ग्रह बैठ जाएं तो उस टाइम पे तो 9 ग्रह का था, ऐसा शास्त्रों में लिखा भी हुआ है कि रावण ने पूरी कोशिश की थी कि मेघनाथ के टाइम पे सारे ग्रह 11वें में। अगर शनि वहां पीछे नहीं जाता तो मेघनाथ का कभी अंत नहीं होता। और मेघनाथ के अंत का ही जो है वो शनि ने, क्योंकि शनि ने तो सबके कर्मों का हिसाब किताब देना ही है। उसने होशियारी से अपना पांव पीछे किया था, और वो जब टांग कटी नीचे वाली, उसी को कुछ लोग गुलिका और मांडी, गुलिका और ऑब्लिक मांडी एक नया प्लेनेट का नाम देते हैं जो जीवन में कष्ट ही देता है। तो जब हिस्सा जो आपसे कट ही गया तो वो आपको क्या देगा? कष्ट देगा। तो इसलिए गुलिका और मांडी जहां पे भी चार्ट में बैठे होते हैं वैदिक के अंदर वो कहते हैं उस जातक को उस भाव में और या उस राशि में कष्ट मिलेगा।
अब इसके चार्ट में जहां जी के दिखा है, दिख रहा है आपको? जी के दिख रहा है सर? हाँ, 8th हाउस में। और मांडी भी दिख रहा है 9th में। यस यस। कुछ लोग गुलिका और मांडी दोनों को लेते हैं, मैं तकरीबन एक को ही लेता हूँ। दो टांगों के जैसे करते हैं तो दो दो गुलिका और मांडी ले लेते हैं, लेकिन एक भी लेंगे तो आप देखिए कुछ ना कुछ इनको कष्ट जरूर रहा होगा गुलिका मांडी को। पर यह आज का विषय नहीं है। आज का विषय है कि सिर्फ लगन की डिग्री देखी, और लगन की डिग्री का जो लग्नेश है और लगन की उतनी डिग्री है बहुत नजदीक है, चाहे वो अष्टम भाव में सूर्य बैठा है तो इस जातक को अब इतनी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, भाव का जो कारक है वो हम नहीं बदल सकते, चाहे वो राजा है चाहे महाराजा। तो अचानक इनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ इवेंट होती रहेगी। अगर ये सेनापति भी थे तो वार इन्होंने लड़नी थी, वो अचानक ही लड़नी थी, या इनके जीवन में और भी। जब आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो इनका नाम भी ऐसा आ गया था, कहीं उनको डर लग रहा था इंदिरा गांधी को कहीं ये पूरी आर्मी को लेके कैप्चर ना कर ले, लेकिन इस बंदे ने बोल दिया था कि मैं नहीं करने वाला। ऐसा कुछ चलता रहा। तो ये सब चीजें चलती हैं कि वो अष्टम भाव का जो इस प्रकार की सडन इवेंट है तो वो दे सकते हैं। तो यहां पर अगर हमने देखा दूसरा भाग हो गया, अब आते तीसरे भाव की। हमने तो सिर्फ यहां पर कंसीडर करना है कि भृगु बिंदु यहां पर। अब देखिए सर, कुछ ग्रह तो 3 ग्रहों को छोड़ के बाकी ग्रह तो हर साल यहां से गुजरेंगे। कौन से 3 ग्रह नहीं गुजरेंगे? गुरु नहीं गुजरेगा, शनि नहीं गुजरेगा, राहु केतु नहीं गुजरेगा। बाकी सब तो यहाँ 7 एक बार साल में गुजरेंगे, साल में नहीं तो 1.5 साल में गुजर जाएंगे, इतना ही फर्क होगा ना, लेकिन गुजरेंगे तो गुजरेंगे सही। तो यहाँ पर उन चीजों की हमें ज्यादा इसलिए पता नहीं चलता, लेकिन क्योंकि अगर मैं आदमी हूं, आप इंसान हैं, तो हमारे जीवन में हर रोज इवेंट तो हो रही है ना। हमारे से संबंध कोई कोई अभी हमें कितनी, अगर आपसे या मुझसे कोई पूछे कि भाई आपको कितनी इवेंटें याद हैं जो आपको अच्छा रिजल्ट दे गई, कितनी बुरी याद है, तो हो सकता है कि हम 5, 6 या 10 मैक्सिमम अच्छी और 10 बुरी कर पाएंगे, लेकिन इवेंट तो कंटिन्यूअसली होंगी ना। हमें इवेंट वही याद रहेंगी जो भृगु बिंदु के ऊपर से जब वो ग्रह गुजरे होंगे। तो ये पॉइंट आप जरूर लिखिएगा आज की क्लास के ऊपर। आप अपने चार्ट में इसी सॉफ्टवेयर में जब भृगु बिंदु के ऊपर से वो ग्रह गुजरे होंगे, आपको जो इवेंट हुई होगी हम मैच करती हुई मिलेगी। और पर्टिकुलरली भृगु बिंदु किस डिग्री पे बैठा हुआ है, वो इनका भृगु बिंदु कितनी डिग्री पे बैठा हुआ है सर? 24। और इनका देखिए लगन का जो डिग्री है वो भी कितने का है? 21। तो इनकी जब भी डिग्रियां हुई होंगी, आप ये मान के चल लीजिए कि इनकी लाइफ में जितनी भी इवेंट, अगर आप इनकी बायोग्राफी या कुछ भी पढ़े कहीं से देखें, तो आप समझ लीजिए 21 से 27 डिग्री के बीच में इवेंट हुई होंगी। 21 से 27 डिग्री के बीच में ही इनकी इवेंट हुई होंगी। कोई और चीज सर इसमें विशेष अगर कोई पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है, नहीं तो मैं अगले चार्ट पे लूंगा। अभी तक जो मैंने बताया उन्हीं चीजों को लगा के मैं अगले चार्ट्स पे बताऊंगा, और वो एक आप में से नॉर्मल पे भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से ही होमवर्क करके आया हूं। तो अगर आप इनकी जिंदगी का मेन मकसद क्या निकालेंगे, नवम भाव की जो राशि, जो नवम भाव के कारक तत्व हैं, और नवम भाव का जो स्वामी मंगल पे 11वें में बैठ गया, इनकी लाइफ का मकसद सारी उम्र नवम भाव और 11वां भाव ही रहेगा। आप इनसे इतना अच्छे से रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ना तो ये इतने सेलिब्रिटी रहे, और आजकल में इनकी पिक्चर बन रही है, अभी आई नहीं है। जब पिक्चर आ जाएगी मूवी इनके नाम के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि भी इनकी कितनी अहमियत रही है हमारे इतिहास में। क्योंकि हम लोग मूवी के टाइम पे सब लोग ज्यादा जानते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इससे चीज पूछनी है। हाँ, जैसे जहाँ पे भृगु बिंदु बैठा है जिस हाउस में, और उसका जो स्वामी जहाँ बैठा है, हाँ, उन्हीं हाउस की ज्यादा प्रोमिनेंस रहेगी इस लाइफ में। सर 90% लाइफ का टारगेट ही वो है। 10% छोड़ दीजिए, 90% आपका भी लगाएंगे। आज आपका लगा दूंगा मैं लाइफ में, क्योंकि मैंने
और दूसरा वो किया है। आप खुद बताइएगा कि जो मैं कह रहा हूं उसमें क्या दम। ये टॉपिक ऐसा है कि भाई आपको लग रहा होगा कि टच नहीं है, लेकिन अगर आपने वो चीज पकड़ लिया 90% एस्ट्रोलॉजी, आपको दूसरी करने की जरूरत ही नहीं। देखिए ये कारण, लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, मैंने एक चीज बोली है, भृगु बिंदु की डिग्री, लगन की डिग्री, भृगु बिंदु की डिग्री, लगन की डिग्री और भृगु बिंदु के ऊपर से गोचर करता हुआ ग्रह का कारक, इन तीनों को आपको ऐड करना, कोरिलेट करना आना चाहिए। अब मैं अगला एक चीज और, एक चीज और, आपने लिया जैसे 24 है भृगु बिंदु, आपने 21 और 27 लिया, अभी 21 से लेकर 27 मतलब के बीच में डिग्री में अगर सर ऐसा है ना कि देखिए ना, तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा क्यों लिया, नहीं तो मैं 2 ही डिग्री लेता। हमें किसी भी सेलिब्रिटी के जिनके डिग्री, जिनके चार्ट हमें एग्जैक्ट नहीं पता। अच्छा, हमें टाइम में अगर 2-3 घंटे का भी फर्क पड़ जाता है तो कई डिग्रियों का फर्क पड़ जाता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूं, +-3% या 3 डिग्री का मैं हमेशा टॉलरेंस लेता हूं, वो प्लस साइड भी और माइनस साइड। मैं दिप्त्यांश का, आपने नाम सुना होगा दिप्त्यांश का, जो प्रश्ना ज्योतिष में भी करते हैं, प्रश्ना कुंडली में भी करते हैं। दिप्त्यांश को बोलते हैं कि अगर सूर्य का दिप्त्यांश की डिग्री है 60 डिग्री सूर्य से इधर भी हो, 60 डिग्री इधर भी हो, तो वो ग्रह को अस्त कर देता है, समझ गए। और जो कुछ ग्रह है जिनकी दिप्त्यांश है 12 डिग्री, कुछ ग्रह है जिनकी एक ही ग्रह 12 डिग्री वाला, एक ही है 15 डिग्री वाला, और 2 ग्रह 8 डिग्री वाले, 2 7 वाले, और शायद 1 9 वाला भी होगा। तो इस तरह से अलग अलग है। तो मैं उन दिप्त्यांश के अंदर भी नहीं जा रहा, मैं यूनिफॉर्म करके कह दिया जो भी कोई ग्रह लो उसका +-3 डिग्री, तो उसका मार्जिन टोटल रेंज कितनी होगी सर रिजल्ट देने की ग्रह की? 6 डिग्री होगी। 3 साइड इस साइड, 3 इस साइड, तो 6 डिग्री तक आपको रिजल्ट मिलेगा बस। ठीक है, अभी तो ये देखिए बंदा जिंदा नहीं है, इसके अगले चलता हूं जिसकी आज हम सब लोग बात करते हैं, उन चार्ट पे लेता हूं और आपको वो चार्ट पे लगा के दिखाता हूं। आपको ये चार्ट दिख गया सर? हाँ जी सर। ये मोदी जी का चार्ट है, सब लोग कोरिलेट कर सकते हैं कि भाई हम वो करने के लिए, इनका दिप्त्यांश भी 9वें भाव में है। यहां पर मैं, क्योंकि वहां पे आपको सॉफ्टवेयर से सीधा दिखा दिया था, यहां पे कैलकुलेट करके दिखाता हूं। आप देखिए राहु कितने पे है? 5। तो कितने डिग्री ऐड करेंगे? 1 डिग्री से स्टार्ट करेंगे तो 330 + 5, हाँ 335 डिग्री राहु की लिख लीजिए। ठीक है जी। और क्योंकि राहु जो है अपनी एक्सेस से बाहर चला गया 180 से ज्यादा, तो अब राहु की जो फाइनल डिग्री है वो 360 में से माइनस करके लिख लीजिए। ये कोई नहीं बताएगा आपको, मैं आपको प्रैक्टिकल आज की, क्योंकि मेरे था कि मैं डिग्री के ऊपर ही बताना है, वेबिनार है, तो मैं इसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, ताकि आप लोग जाएं तो यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाए। तो 360 में से 335 गए तो 25 डिग्री बचेगा सर, 25 डिग्री। ठीक है, आप राहु की सिर्फ 25 डिग्री लिखिए, और चंद्रमा की आप लिख लीजिए इनकी 8 डिग्री है वापिस, तो 200 + 8, 210 + 8 ही ले लीजिए, मिनट्स को नहीं कन्वर्ट करते हैं, 218 लिख लीजिए। और अब ये 218 में से 25 डिग्री को माइनस कर दीजिए, 193 आएगा। yes. और 193 को 2 से भाग कर दीजिए, आप 97 मान लीजिए अंदाजन। तो 30 डिग्री किसका हुआ? 30 मेष, क्योंकि हमने मिनट्स को कन्वर्ट नहीं किया था डिग्री में कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि 48 मिनट है, इसको 8 की जगह हम 9 ले लेते तो अच्छा रिजल्ट दे देता। ठीक है, तो 1 डिग्री का, इसलिए मैंने आपको कहा कि अंदाजन आप 60 डिग्री ले लीजिए, हमारा 60 डिग्री है ना, तो 97 आया बेसिकली।
तो चलो, 30 चलो। जमा 30 60 जमा 30 90, और यहां पर आना चाहिए ना। यस यस, ठीक है सर। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं ये मेथड, कहीं आपको ये लगे कि भी मैंने नहीं बताया आपको, मैं आपको सॉफ्टवेयर में जाके ये चीज दिखा देता हूं। बट ये कईयों में कौन सा मेथड लगेगा, ये लंबा विषय है सर, आज पूरा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अपना अगर ट्राई करेंगे तो आप भी सीख सकते हैं। ये मोदी जी का चार्ट है, देखिए 4 नंबर में लिखा है ना बीबी, हाँ जी, हाँ जी। हमने 4 में ही लिखा था। और देखिए यहां पर भृगु बिंदु कितने का आ गया सर, पूरा 60 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको निकालना, क्योंकि जिंदगी में जो मिलेगा वो इसी से मिलेगा, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी पॉइंट है। जब भी ग्रह इसको क्रॉस करेगा तभी मिलेगा। इससे संबंध बनना, ठीक है सर। जैसा इसमें से गोचर में चंद्रमा निकलेगा तो चंद्रमा के कारक उस वक्त इसको प्रोमिनेंस देंगे, ऐसे हुआ ना सर। चंद्रमा जब इसके मान लीजिए 60 डिग्री से गुजरेगा तो हो सकता है या तो अपनी माँ से बात करने जाएगा या कोई वही मतलब कि वो उसके कारक तत्व का प्रोमिनेंस मिलेगा इनको, प्रोमिनेंस मिलेगा। लेकिन मैंने आपको 60 डिग्री से प्लस माइनस अब 3 इधर और 3 इधर बोला है। ठीक है सर, 10 तो डिग्री। आपने क्या करना है, व्हेन ही लास्ट विजिटेड हिज मदर, ठीक है। तो आप उस दिन का गोचर लगाइएगा कि गए हैं, तो आपको वहां पे पता चल जाएगा। क्योंकि वो अगर उसकी ममता जागेगी तो वहां जाके मिलेगा ना, क्योंकि है भी 4 नंबर में ना सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दूसरी बात इसका देखिए, जब त्रिकोण लेते हैं, ट्राइन में ही है ना चंद्रमा इसके। हाँ जी। और मैंने 159। क्यों कहा ये अपनी मां से जाके मिलेगा, क्योंकि इसका स्वामी खुद जाके कहां बैठ गया, उसकी बॉडी में, सेल्फ। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि ये विदेश जाएगा। यस। लेकिन चंद्रमा, अब आप यहां पर एक और याद रखिए, चंद्रमा यात्रा का कारक है। हाँ जी। अभी मोदी जी जापान होके आए, वो किसी की गए तो उसमें थे, अंतरिक्ष का क्या नाम है उनका, शिव जी पता नहीं क्या, जापान का जो पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे। ठीक है, अब आपने देखना है उस दिन चंद्रमा की डिग्री भृगु बिंदु को छू रही थी कि नहीं छू रही। अब क्योंकि ये खुद गए ना वहां पे ट्रेवल करके, अब चंद्रमा या तो 4 नंबर राशि में होगा, या चंद्रमा 8 नंबर राशि में होगा गोचर का, या चंद्रमा 12 नंबर में होगा, या चंद्रमा सीधा 10 नंबर में होगा। इनके अलावा कहीं नहीं होगा। आप राजीव जी असाइनमेंट ले लीजिए, आप निकाल के बताइएगा, मुझे व्हाट्सएप मेरे को इतना ज्योतिष नहीं आता, मैंने क्योंकि आपके 1-2 वीडियो देखे थे तो मैंने सोचा चलो आज आपका ये देख के, आई एम न्यू टू दिस, आई एम नॉट। चलो सौरभ जी सुन रहे, सौरभ जी, सौरभ जी बोल नहीं रहे। ओके जी सर मैं सुन रहा हूँ। तो सौरभ जी मैंने बोला है कि आपकी असाइनमेंट देखा ताकि आपको इंटरेस्ट आए। आप ये कीजिएगा कि चंद्रमा, या जब इनका चार्ट में इनके गोचर लगाओगे इनकी कुंडली पे, या तो चंद्रमा 4 में होना चाहिए, या चंद्रमा 8 में, या चंद्रमा 10 में, या चंद्रमा 12 राशि में होना चाहिए, तभी ये जापान की यात्रा पे गए होंगे। सर एक बार मेरे को रिकॉर्डिंग रीविजिट करनी पड़ेगी, मतलब आप रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देंगे? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसका समझ एक बार, क्योंकि मेरे लिए न्यू कांसेप्ट है, मेरे को एक बार दोबारा समझना पड़ेगा ये। यही तक मोदी के चार्ट तक मैं काट के इसको YouTube पे भी डालूंगा, बाकी नहीं डालूंगा, सिर्फ यही तक डालूंगा और आगे नहीं डालूंगा जब तक इनका चार्ट कर रहा हूं। तो मैंने आपको क्या बताया, अब आते हैं दूसरी बात पे। इनके लगन की डिग्री कितनी है जी? 1 डिग्री है। ठीक है, और इनकी जो लगन की डिग्री है, तो अब तो 1 डिग्री से तो नीचे कुछ भी नहीं रहेगा ना सर, इसलिए इनका वापिस आएगा घूम के, तो लोगों से हटके इनकी सोच है। समझ गए आप क्यों सोच अलग है लोगों से? अगर इनका लगन का डिग्री मान लीजिए 15 होता,
तो 15 के नीचे जो ग्रह होते हैं, अब इनके ग्रह तो सारे फिक्स डिग्री पे बैठे होंगे ना। देखिए ग्रह कहां कहां बैठे हैं। मार्स 0, मरकरी 0, जुपिटर 6, राहु केतु 5। बहुत नजदीक के है ना सर वहां पर। तो किसी भी चार्ट में जब हमें देखना हो, किसी भी जातक के चार्ट का वैदिक के हिसाब से एनालाइज करना हो या डिटेल में समझना हो, उसके लगन की कुंडली के आसपास, लगन उदित असेंडेंट जिसको बोलते हैं, राइजिंग असेंडेंट जिस डिग्री का हो, उस डिग्री के आसपास के ग्रह उसको बहुत, देखिए 1 डिग्री बोला ना सर, 3 डिग्री का मार्जिन ले लीजिए। सूर्य कितने का है? 0, मार्स 0। और एक नेता को क्या चाहिए डिसीजन लेने के लिए? सन और मार्स ही तो चाहिए। किसी को पूछेगा ये डिसीजन लेने से पहले? वो सिर्फ उन्हीं को पूछेगा जो उसके साथ है या जो बताना होगा, लेकिन ये कहेगा कि ये डिसीजन लेना है। बुध भी यहां पर 0 डिग्री का है, चाहे लोग इनके बारे में कुछ भी बोलते रहे। ठीक है सर? यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि भाई ये तो मैंने यहां कहा, इसमें जो पीपीटी में जो मैं और ऐड कर सकता हूं वो आपको बताऊं। अब आप देखिए, ये सीधा कोई प्राइम मिनिस्टर तो बने नहीं पॉलिटिक्स में। चंद्रमा स्टेट गवर्नमेंट का कारक भी है। चंद्रमा स्टेट गवर्नमेंट का कारक है और बाद में सूर्य है सेंट्रल गवर्नमेंट का कारक। तो भृगु बिंदु इनका है 4 नंबर राशि में, जिसका स्वामी कौन है? मून सर। मून। तो शुरुआत कहां से हुई? राज्य से ही हुई ना। तो 2001 से 2014 तक पूरा इनका स्टेट गवर्नमेंट में ही वो रहा। ठीक है। अब इनको जब ये 2018 से या 2014 के बाद जो 5-6 दिन का इनका पोस्ट का ब्रेक नहीं रहा, उसके बाद इनका जो ये जर्नी स्टार्ट हो गया दूसरे वाला प्राइम मिनिस्टर वाला, जो कि अभी तक चल रही है। तो अभी इनकी दशा या महादशा जो भी चल रही होगी, वो यहाँ पर ये प्रोमिनेंटली रोल प्ले कर रही होंगी इन प्लैनेट्स का। ये भी आप बाद में ऐड करके देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो अगर इनको जो मिल रही हैं, इन्हीं दशा महादशा का इन्हीं का खेल होगा जब ये इतने लाइमलाइट पे कंटिन्यूअसली बने। अब दूसरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, क्योंकि इनके चार्ट तक ही मैं लिखूंगा, मैंने बोला कि चंद्रमा और मंगल जहां पर बैठे हो, जातक का धन कई प्रकार से आता है। ओके, ये तो कोई बिजनेसमैन नहीं है, ये तो कोई बिजनेसमैन नहीं है। अगर मैं ये बात पूरी नहीं करूंगा तो बाकी लोग फिर इस पर डाउट करेंगे या जहां पे भी डालना है। लेकिन पैसा तो इसकी वजह से आना है ना, सेल्फ में बैठे हैं ना, लगन में ही बैठे हैं। लेकिन कहां जा रहा है, किस रूप में जा रहा है? वो 8 नंबर राशि में बैठा है, वो तो हिडन है। और 8 नंबर राशि इंडस्ट्रियलिस्ट को भी डिनोट करती है। तो सारे विपक्ष की पार्टी वाले क्या कहते हैं? ये तो सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ही, 2 बंदों के लिए ही पैसा कमा रहा है। अब इसकी कुंडली में ऐसा लिखा हुआ है, कहने वाले तो कहते रहेंगे, लेकिन ये कर क्या रहा है? बेसिकली भृगु बिंदु पॉइंट कहां पे है? आम जनता के लिए, धर्म के लिए, प्रोग्रेस के लिए, उसके लिए काम चल रहा है। क्योंकि ये त्रिकोण भी बन रहा है, तो लगन से 4, 8, 12 का है। ये केरिंग का जल तत्व का त्रिकोण है। अब बाकी जो एस्ट्रोलॉजर जो कहते रहे, मैं हमेशा अपनी इसमें कहता हूं कि भैया मैंने एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिकल सीखी है, मैंने किताबों से नहीं सीखी। और मैं अगर जो आपको कह रहा हूं, अगर ये आपके जितने भी लोग हैं, ये बाकी लोग, मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितने हैं,
लेकिन आज 10 लोग हैं टोटल हमारे साथ, तो इसका समझ लीजिए मेरे अलावा 9 लोग हैं। 2 आप वेबिनार वाले, बाकी 7 मान लीजिए मेरी क्लास वाले होंगे भृगुनंदी नाड़ी जो पहले आए। अब मैं उनके लिए भी कह रहा हूं कि आपने चाहे भृगुनंदी नाड़ी से ही किया होगा, जो चार्ट आपने एनालाइज किए हैं इन्हीं 3 टॉपिक्स को लगा के कीजिए। अगर आपको भी इसमें कोई भी चीज पूरी होती हुई ना दिखाई दे तो आप मुझे फीडबैक देना, मैं आपको तुरंत रिवर्ट करूंगा। क्योंकि कोई भी चीज सीखते हैं तब तक सीख के तब तक नहीं मान सकते वो 10 चार्ट पे ना लग जाए। कोई भी रूल सीखते हैं, अगर हमें किसी दूसरे को बताना है या देखना है, आप 10 चार्ट पे लगाइए। 10 चार्ट में से अगर आपकी एक पे भी ये टेक्निक नहीं लगती है जो मैंने कहा, तो इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं आपको दोबारा से उसका रीजन बताने के लिए। ठीक है जी। तो अभी आज के वीडियो में मैं जो YouTube पे डालूंगा यही चार्ट तक डालूंगा, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा पॉज लिया कि मेरे लिए वीडियो काटना आसान रहेगा। तो